सो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है एथिकल हैकिंग चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। ठीक है। तो जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें टोटल 20 वीडियोस होंगी जो CEH-V12 को कवर करती हैं, जो इसी काउंसिल अपना मॉड्यूल बनाया हुआ है। ठीक है। तो सारी वीडियोस उसी के रेफरेंस में होगी, उसी की गाइडलाइंस में ही होंगी। तो जो चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन वाला, ये सारा थ्योरी है। ठीक है। बाकी की जो 19 वीडियोस होंगी वो सारी प्रैक्टिकल पार्ट वाली होंगी। थ्योरी भी होगा कुछ कुछ पार्ट का, बट मेजोरिटी में प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो में टोटल 4 कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ओवरव्यू, हैकिंग कंसेप्ट्स, एथिकल हैकिंग कंसेप्ट्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉ एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है। शुरू करते हैं विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ओवरव्यू। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता क्या है ना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, तभी हम जो आगे हैकिंग की बात कर पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक रेफर्स करता है या इट रेफर्स प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, पहले दो टर्म्स होती है, एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। डेटा होता है कि कुछ भी रॉ डेटा हो सकता है, लाइक नेम्स या फ़ोन नंबर्स, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। बट इंफॉर्मेशन होता है मीनिंगफुल डेटा, कि जब आप मल्टीपल डेटास को आपस में कंबाइन करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी हम स्टेप्स मेजर्स हम लेते हैं उसको बचाने के लिए, सब प्रिवेंट के लिए, वो सब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर कवर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं डेफिनेशन से। इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम that use store and transmit information from unauthorized access। कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसे क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, स्टोर भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो हमें उससे बचाना है, किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डिस्क्लोजर से, मीन्स कि डेटा बाहर डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए किसी थर्ड पर्सन को। अल्टरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, कि कोई उसे मॉडिफाई ना कर सके और ना कोई उसे डिलीट कर सके। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल एसेट डेट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सिक्योर। आज के टाइम जो है हमारा डिजिटल एरा चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो जो इस लोग जो कंपनी सेम सेगमेंट में डील कर रही है, सेम सेक्टर्स में वर्क कर रही हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ जाता है कि हमारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है एंड वो उन्हें ईजिली टारगेट कर सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। ठीक है। देन दी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र ह्यूज लॉसेस। ऑफ कोर्स अगर ये डेटा किसी और के पास चला गया तो कंपनी को लॉस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, लाइक मनी वाइज, ब्रांड रेपुटेशन, कि जैसे कि कोई कंपनी का डेटा लॉस होता है तो उसके र्यूमर्स मार्केट में बहुत जल्दी फैल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक्स कंपनी का डेटा जो है ब्रीच हो गया तो एक्स कंपनी के ऊपर जो है नए कस्टमर्स नहीं आ पाएंगे, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि इनका डेटा सिक्योर नहीं रहता। तो नेक्स्ट पॉइंट वो है कस्टमर्स एंड इन अदर वेज, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर स्टिल कोई पॉइंट समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करना और उससे ज़रा देखना। एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रिपीटेशन। अब एक एक करके समझते हैं कि ये सब है क्या चीज़। ठीक है। क्योंकि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। एंड ये सारे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो फॉर CEH प्रोफाइल या पेनिट्रेशन टेस्टर, वाइट हैट हैकर, तो सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। So confidentiality means data should be accessed by authorized person only। Suppose कि मेरे पास एक फाइल है एंड आप मेरे क्लाइंट हो या कस्टमर हो। ठीक है। तो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो फाइल। आप तो वो हम कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी कि वो सिर्फ डेटा आपके लिए ही है, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा कंप्लीट हो, या जिस फॉर्मेट में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो फाइल उसी फॉर्मेट में रहे, कोई उसे मॉडिफाई ना कर सके, उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी।
डेटा शुड बी कंप्लीट और नॉट मॉडिफाइड व्हेन ऑथराइज पर्सन इज एक्सेसिंग इट. सपोज आई एम द ऑथराइज पर्सन और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने इसे कल ओपन किया और ये पूरी स्लाइड में चेंजेस हो गए. इट मीन्स कि इंटीग्रिटी का इशू है, ये यहाँ पे ब्रीच हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रिटी. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी. डेटा जो भी है, डेटा हो या इन्फॉर्मेशन हो, जो ऑथराइज पर्सन है उसके पास हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए जब भी उसे वो एक्सेस करे. सपोज ये प्रेजेंटेशन है, इसे मैं अभी एक्सेस कर रहा हूँ, इसे मैं 4 दिन बाद ओपन करूँ तब मेरे पास होनी चाहिए. 1 साल के बाद इसे मैं एक्सेस करूँ तो मेरे पास होनी चाहिए. एक्सेप्शनल केस है कि अगर मैंने उसे डिलीट नहीं किया तो, वरना ये फाइल मेरे पास अवेलेबल होगी हर टाइम. ऑथेंटिसिटी. द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन और अनकरप्टेड. द मेजर ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिकेशन इज टू कंफर्म दैट अ यूजर इज जेन्युइन. कि सपोज एक कोई मेरा डॉक्यूमेंट है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो अनकरप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए या वो ओरिजिनल उसमें रहे फॉर्मेट में, उसमें कुछ चेंजेस ना हो, जेन्युइन रहे, लाइक डुप्लीकेसी या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए. और ऑथेंटिसिटी का जो एक मेजर रोल है वो चेक करने का है कि जो यूज़र है या जो रिसीवर है वो जेन्युइन हो, या जो सेंडर है वो जेन्युइन हो, कोई उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन चीज़ सेल ना कर रहा हो बैक एंड में. एंड नेक्स्ट है नॉन रेपुटेशन. इट इज़ अ वे to guarantee that the sender of a message cannot later deny having sent the message and the recipient cannot deny having received the message. कि जैसे कि मैंने अगर कोई फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ सेंड करता हूँ तो वहाँ पे डबल टिक आता है कि इस पर्सन ने फाइल रिसीव कर लिया है, टेक्स्ट रिसीव कर लिया है. एंड जब वो मैसेज रीड करता है तो वहाँ पे वो जो डबल टिक है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये बेस्ट एग्जांपल है नॉन रेपुटेशन का, कि सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर के पास चला गया, अब वो डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पे डबल टिक आ रहे हैं. एंड सेम रिसीवेंट ने उसे रीड कर लिया, इसलिए वहाँ पर वो टिक जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गए. इट मीन्स कि उसने वो मैसेज रीड किया है. तो बाय एनी चांस अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो इन कोर्ट हम प्रूव कर सकते हैं कि इस पर्सन ने मैसेज रिसीव किया है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं. हाँ, आई नो कि ये सारे जो नोट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये बहुत डिटेल में नहीं है, बट आपका भाई एक बुक लिख रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा. और अगर किसी को इन डिटेल सीखना है तो यार प्लीज़ वो मुझे रीच आउट कर सकता है. मेरा IG नंबर, IG ID वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, यार आप मुझे कमेंट्स के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है. हाँ यार, एक और वीडियो को लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो. इस साल हमें भाई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं एनी हाउ. ओके, सो नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स. तो ये कुछ 5 तरह के अटैक्स हैं, पैसिव, एक्टिव, क्लोज एंड इनसाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, जो मार्केट में चलते हैं या अभी भी करेंटली वर्किंग में है. ठीक है, सबसे पहला है पैसिव अटैक. पैसिव अटैक होता है कि जिसमें हम किसी भी कंपनी, किसी भी नेटवर्क के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करते, हम सिर्फ उसको इंटरसेप्ट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं. ठीक है, डेटा को, नेटवर्क ट्रैफिक को, या जो डेटा फ्लो हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बस. ठीक है, हम उसके डेटा को टैम्पर नहीं करते. इन्वॉल्व इंटरसेप्टिंग एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड डेटा फ्लो ऑन टारगेट नेटवर्क. सॉरी, मुझे कोल्ड हो रहा है यार. एंड टारगेट नेटवर्क एंड डू नॉट टैम्पर विद द डेटा. हम किसी भी डेटा को टैम्पर नहीं करते, हम सिर्फ नेटवर्क पे मॉनिटरिंग करते हैं. अटैकर्स परफॉर्म रिकॉनेसेंस ऑन नेटवर्क एक्टिविटीज़ यूजिंग स्निफर्स. तो एक हैकिंग मेथोलॉजी है, वो है रिकॉनेसेंस. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो उसमें क्या करते हैं, हम जो है नेटवर्क को सिर्फ स्निफ करते हैं, मतलब कि मॉनिटरिंग है, डेटा पैकेट्स को देखते हैं बस. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ अटैक्स हैं, फुटप्रिंटिंग, स्निफिंग एंड इमेज ड्रॉपिंग, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस. ये सारे अटैक्स हम बाद में फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, अभी पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में करना. नेक्स्ट है एक्टिव अटैक्स. एक्टिव अटैक्स वो होता है जिन पे हम डायरेक्टली सिस्टम्स पे, नेटवर्क पे या कम्युनिकेशन सर्विसेज पे हम जो है अटैक करते हैं
एंड सिक्योरिटी को ब्रेकआउट करते हैं, सिस्टम्स को हैक करते हैं या बाईपास करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे अटैक्स जो हैं एक्टिव अटैक्स के अंदर कवर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिनाइल ऑफ सर्विस, हम सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं, बाईपासिंग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मालवेयर अटैक्स, फायरवॉल एंड आईडीएस। आईडीएस होता है हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, उसके जो अटैक्स होते हैं। तो ये सारे अटैक्स हमारे पॉसिबल है प्रैक्टिकली करना। तो ये सब हम भी अगेन फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। बट थिंग इसकी एक प्रॉब्लम है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग मैं काफ़ी चीज़ें अपलोड करने से मैं रह जाता हूँ, क्योंकि फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस और वो बाकी सारी स्ट्राइक्स आ जाती हैं, तो फिर वीडियो डिलीट करनी पड़ती है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं हर चीज़ अपलोड नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर आपको किसी को ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो एंड आई विल टीच यू। आगे बढ़ते हैं। क्लोजन अटैक्स। क्लोजिंग अटैक्स बेसिकली होते हैं कि अटैक्स, ऐसे अटैक्स जब आप उस पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन पे हो या विक्टिम के पास में हो। जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सोशल इंजीनियरिंग है, और शोल्डर सर्फिंग भी एक तरह का अटैक है, तो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है बेसिकली कि मैं जो है अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज़ है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, ताकि जब मैं उसे एक्सप्लॉइट करूँ उस पर्सन को तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन उसका रिगार्डिंग। एंड शोल्डर सर्फिंग होता है कि जैसे कि अगर आप दिल्ली में अगर मेट्रोज में कभी ट्रैवल करो तो लोगों की बहुत बुरी आदत है कि यहाँ वहाँ झाँकने की, दूसरों के फ़ोन में झाँकने की, उससे हम शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं। और एक बहुत बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा अटैक इन मीन्स कि पब्लिकली चलता है। हम लोग किसी को बोल भी नहीं सकते कि यार प्लीज़ मत देखो, क्योंकि लोग हटते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, स्टिल देखते रहेंगे आपके फ़ोन में कि आप क्या कर रहे हो। तो वो चीज़ है। इनसाइडर अटैक। इनसाइडर अटैक भी भाई बहुत कॉमन अटैक है। इनसाइडर अटैक मीन्स कि एक ऐसा पर्सन, ऑथराइज पर्सन, जो किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर हैकिंग करता है या अटैक्स करता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उसे बोलते हैं इनसाइडर अटैक्स। सपोज कि मैं जॉब करता हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में एंड मेरे पास हैकिंग स्किल्स हैं, बाय एनी हाउ मुझे वो कंपनी पसंद नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं उस कंपनी में रह के जो मैं अटैक्स करूँगा उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो सारे इनसाइडर अटैक्स के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। जैसे कि इमेज ड्रॉपिंग, वायर टैपिंग, डेटा थेफ्ट एंड स्पॉयलेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे मैंने छोड़ दिए हैं, बट हाँ वो सब इनसाइडर अटैक्स के अंदर कवर होते हैं। एंड हाँ, जिस दिन मेरी बुक पब्लिश होगी, अगर अभी होती है तो सारे एग्जांपल्स उसमें मिल जाएंगे आपको, बहुत बड़ी लिस्ट है उसकी जो मैंने बनाई है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन अटैकर टेम्पर विद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रियर टू इंस्टॉलेशन। कि ऐसे अटैक्स जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है या हार्डवेयर को कोई असेंबल कर रहा है, तो उस टाइम पे जो है हमने अटैक्स करे हैं, या इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने जैसे कुछ एक्टिविटी उसमें डाली है या ऐसा प्रोग्राम उसे किया है कि वो सिर्फ गलत काम करने के लिए ही वो बना हुआ है। जैसे कि हवाई के वो आते हैं, हवाई ब्रांड के राउटर्स आते हैं जो बैन है आई गेस यूएस में, मुझे भी श्योरिटी नहीं है कि वही ब्रांड है या नहीं, बट हाँ क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि राउटर्स के अंदर जो डेटा आप ट्रैवल कर रहा है आपके नेटवर्क के अंदर, वो उस डेटा को कॉपी करके अपने सर्वर पे भेज रहे थे बैकएंड में। तो ये काफ़ी बड़ा केस पीछे चल रहा था। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे से इश्यूज हैं जो चलते रहते हैं मार्केट में। सो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई एक अच्छा प्रोडक्ट या ब्रांड बाय करो तो ट्रस्टेड ब्रांड हो। एंड दैट्स वाई अभी आजकल जो इंडिया में चल रहा है कल्चर हो गई कि लोग ओप्पो, वीवो, रियलमी, सब जो चाइनीज़ कंपनीज है इनके ऊपर ट्रस्टेड कम है या उन पर ट्रस्ट कम रखते हैं, बट स्टिल इनके जो फ़ोन्स हैं वो इतने रिजनेबल प्राइस में मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है, जो ये फीचर्स दे रहे हैं जो एक प्रीमियम फ़ोन में आया करते थे या आते हैं। तो अभी ये सिनेरियो चल रहा है मार्केट में। बट आई विल से कि अगर आप इन फ्यूचर फ़ोन या
कोई ऐसा ब्रांड बाय करने वाले हो, फ़ोन बाय, पहले मैं फ़ोन की बात करता हूँ, फ़ोन बाय करने वाले हो तो गो विद एप्पल और सैमसंग, ठीक है। बाकी ब्रांड्स पे तो मैं ट्रस्ट नहीं करता। एंड भाई रही बात तो आपके डिवाइसेस पे, लाइक डेस्कटॉप्स वगैरह, दैन डेफिनेटली यू कैन गो विद मैक अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो। वरना डेल वगैरह तो भाई नॉर्मल सब अच्छे ही है, उनमें इतना इश्यूज़ नहीं आता। डेल एच पी आई कैन ट्रस्ट, बाकी ये लिनोवो भी ठीक है, इनका जो थिंकपैड सीरीज़ अच्छी है, बट बाकी जो ब्रांड्स हैं मुझे इन सब पे भरोसा नहीं है। तो जब भी आप ऐसा कुछ बाय करो तो मेक श्योर देख लो कि उनके डेवलपर्स कहाँ के हैं यार, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है उसका, चाइना का है, कोरिया का है और दूसरी कंट्री का है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। सो सेकंड कंसेप्ट हैकिंग कंसेप्ट है, बहुत ईजी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हैकिंग क्या होती है भाई, लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये अच्छी डेफिनेशन है, इसका तो आप यूज़ कर सकते हो अपने हर जगह पे। तो हैकिंग क्या है कि किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉयट करना, ठीक है, उसकी वर्नेबिलिटीज़ को कंप्रोमाइज़ करना या उन वर्नेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉयट करना, किसी के कंट्रोल्स को कंप्रोमाइज़ करना, ठीक है, किसी के सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस लेना या इनअप्रोप्रिएट एक्सेस करना किसी के डिवाइस का, किसी के रिसोर्सेज का, वो सब हैकिंग के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें सिस्टम को मॉडिफाई करना, एप्लीकेशंस को मॉडिफिकेशन करनी या डेटा स्टील करना, प्लीफर करना या रीडिस्ट्रीब्यूट करना किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, या किसी के बिजनेस को लॉस प्रोवाइड करना, वो सब हैकिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब हैकिंग हो गया, हैकर कौन है? ऐसा इंसान जिसके पास टेक्निकल स्किल सेट बहुत अच्छा है, ठीक है, जो एक आम इंसान को नहीं है या जो एक आम इंसान से ज़्यादा स्किल सेट रखता है, वो जब अनऑथराइज सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, लाइक जो हैकर, हमने बताया कि हैकिंग क्या होती है, जब वो इंसान हैकिंग करता है तो वो हैकर है। लाइक अ हैकर इज़ अ पर्सन हु ब्रेक्स इन द सिस्टम और अ नेटवर्क विदाउट ऑथराइजेशन टू डिस्ट्रॉय, स्टील सेंसिटिव डेटा और परफॉर्म मलिशियस अटैक्स। जो भी एक्टिविटीज़ एक हैकिंग के अंदर आती है, जब वो एक एक्टिविटीज एक इंसान परफॉर्म करता है ना, तो वो हैकर है बस, और कुछ नहीं है। हैकिंग क्लासेस, अब वैसे तो बहुत सारी क्लासेस है। पहले आती ब्लैक हैट, सेकेंड है वाइट हैट एंड थर्ड है ग्रे हैट। ब्लैक हैट मीन्स ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, क्राइम करते हैं, वो सब ब्लैक हैट में आते हैं। वाइट हैट अच्छे लोग, ठीक है, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जॉब होती है, लीगली जब हम वेबसाइट्स नेटवर्क को हैक करते हैं विद द रिटन नोट ऑफ द ऑनर, ऑनर कह रहा है कि काम करो, तो वो सब वाइट हैट की कैटेगरी में आता है। स्किल सेट ब्लैक हैट का वाइट हैट का सेम होता है, बट इंटेंशन अलग होती हैं। ब्लैक हैट में हम सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं फॉर फन पर्पस या पैसे चाहिए हमें किसी को हैक करके। वाइट हैट में हम पैसे कमाते हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, लूप होल्स ढूंढ कर जब वो पैच करते हैं तो हम उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। थर्ड है ग्रे हेड हैकर्स। ग्रे हेड हैकर्स मेरे चैनल का नाम भी है, तो रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ग्रे हेड हैकर बेसिकली होते हैं रिसर्चर्स। ऐसे लोग जो काम अच्छा करते हैं, वाइट हैट की कैटेगरी में होते हैं, बट समटाइम्स फॉर रिसर्च पर्पस वो थोड़ा ब्लैक हैट वाला काम भी करते हैं, ताकि जो उनका इंटेंशन है या जिस मोटिव पे वो काम कर रहे हैं वो अचीव हो सके। तो इसलिए ग्रे हैट हैकर्स को रिसर्चर्स बोलते हैं। एंड तभी मैंने अपना नाम चैनल का ग्रे हैट रखा था, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता रहता हूँ, ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। बस फिर मेरी 2 वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, मुझे याद अभी भी कितने प्यारे व्यूज़ थे उस पर। खैर, उसके अलावा एक होमवर्क है आपका। अभी जो हमने हैकर्स पढ़े, क्लासेस ऑफ हैकर्स, उसके अलावा ये 5 और कैटेगरीज है, आपको एक खुद से पढ़ना, ठीक है। नाम मैंने मेंशन कर दिया, सर नाम डाल लो, आपको उसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। अगर इसे मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो ऑलरेडी है, मुझे पता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब हैकिंग फेसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत काम आते हैं।
सबसे पहला है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस मीन्स कि हम जो है किसी भी वेबसाइट को डायरेक्टली टारगेट नहीं करते, ठीक है। इनडायरेक्ट वेज में उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं ना, तो वो होता है रिकॉनेसेंस, ठीक है। सेकंड स्कैनिंग। स्कैनिंग मीन्स कि जब हम किसी वेबसाइट नेटवर्क को टूल्स के थ्रू हम जब स्कैन करते हैं एंड उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो वो सारा फेज स्कैनिंग का है। थर्ड है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस मीन्स कि जब हम किसी डिवाइस का एक्सेस गेन कर लेते हैं, तो वो का गेनिंग एक्सेस। फोर्थ है मेंटेनिंग एक्सेस, कि हम जो है बेसिकली बैकडोर क्रिएट कर रहे हैं, कि मान लो मैंने एक डिवाइस हैक किया, मुझे कल फिर उस डिवाइस को एक्सेस करना है, तो मैं सारे प्रोसेस तो नहीं मेंटेन दोबारा से रिपीट करूँगा ना, तो एक मैं बैकडोर बना लूँगा पीछे बैक एंड में, ताकि जब भी मुझे उसे एक्सेस करना हो मैं बैकडोर से चले जाऊँ उस नेटवर्क में या उस मशीन के अंदर, एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद है क्लियरिंग ट्रैक्स। अगर आप गलत काम करते हो या इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आपको अपने जो ट्रैक्स है वो क्लीन करने होंगे, इरेज करने होंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, कि आप जो अपने क्लाइंट को रिपोर्ट कर रहे हो कि सर आपके सिस्टम में ये सारे फ्लॉज हैं जो निकल कर आए हैं, और मुझे इस लेवल तक का एक्सेस आपको जो है मिल गया है। लाइक आपके सिस्टम में लो मीडियम लेवल की वर्नेबिलिटीज़ हैं, एंड मेरे पास एडमिन लेवल का जो है एक्सेस आपके पास आपके डिवाइस का या आपके नेटवर्क का, तो वो सब हम रिपोर्ट में डालते हैं। सो इसी के साथ सेकंड कंसेप्ट ख़त्म। थर्ड है एथिकल हैकिंग कंसेप्ट्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको जो पढ़ना हो तो इसको स्लाइड को स्टॉप करके पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके। बट इस एथिकल हैकिंग जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग उसी का अपोजिट होता है। हैकिंग जो है वो इलीगल एक्टिविटी है, और एथिकल हैकिंग जो है वो लीगल है। जो भी प्रैक्टिसेस एक पर्सन प्रोवाइड करता है या यूज़ करता है किसी भी नेटवर्क को, वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए या उन सबको प्रोवाइड करने के लिए, वो सब एथिकल हैकिंग के अंदर आती है। और वाइट हैट हैकर्स आर एथिकल हैकर्स, जो मैं हूँ, आप हूँ, ठीक है, या जो बनने वाले हैं। उसके बाद है एथिकल हैकिंग। वाई एथिकल हैकिंग इज़ नेसेसरी। तो भाई देखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे। हर कोई आज के टाइम पे डेवलपर है या अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, बट साइबर सिक्योरिटी की पहली तो नॉलेज नहीं किसी को, अवेयरनेस नहीं है मार्केट में इस प्रोफाइल के, इस डोमेन के बारे में। अब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बढ़ रही है, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, लोग ही नहीं है, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा, एथिकल हैकिंग सीखनी पड़ेगी, तभी तो आप किसी को सिक्योरिटी दे पाओगे। वरना हर दूसरे दिन आपकी वेबसाइट हैक हो रही है, आपके सॉफ्टवेयर्स में क्रैक्ड वर्जन मार्केट में रिलीज हो रहे हैं, तो उन सबको प्रिवेंशन के लिए आपको एथिकल हैकिंग सीखना होगा, या एथिकल हैकिंग ज़रूरी होती है। एज अ हैकिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग, वर्नेबिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी ऑडिट्स alone cannot ensure that the network is secure. To achieve security, organization must implement defense in depth. Ethical hacking is a defense, ठीक है। जो भी आपकी स्कोप है किसी कंपनी का, बाउंड्रीज हैं, उस सबको डिफेंस के लिए एथिकल हैकिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद है, आई गेस ख़त्म हो गया, ओके। सो नेक्स्ट है स्किल्स ऑफ एथिकल हैकर। तो दो स्किल्स होती हैं, एक होती है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में मीन्स कि आपके पास जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैकिन्टोश, यूनिक्स, इन सब की नेसेसरी नहीं है, सब आना चाहिए, बट जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जिस मशीन को, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। डेप्थ में नॉलेज हो आपके पास नेटवर्किंग कंसेप्ट्स की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, ठीक है, अलग अलग डोमेन्स की नॉलेज हो, टेक्निकल डोमेन्स की जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी एरियाज़ और उसके रिगार्डिंग जितने भी एरियाज़ हैं उन सब की आपके पास नॉलेज हो, ठीक है, और कैसे कोई अटैक्स परफॉर्म करते हैं, उन अटैक्स की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है नॉन टेक्निकल स्किल्स, लाइक आपको क्विक लर्नर होना चाहिए, जो बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके पास अच्छे स्किल्स हो, आप कमिटमेंट दे रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इस डेडलाइन पे काम कर लोगे, वो सारा काम,
ठीक है, पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसीजर्स पता हो कंपनी कैसे होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे लॉज आपको पता होने चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, अगर कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या अफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉज एंड स्टैंडर्ड। ये डिटेल में नहीं है, सिर्फ एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको मैं, सिर्फ समझने के लिए। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने इसमें लिस्ट किए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं बट आपको अभी नीड नहीं है। सबसे पहला है PCI DSS। ये एक पेमेंट गेटवे का कह लो एक ऑडिट या कंप्लायंस होता है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फॉर दिस पेमेंट गेटवे ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है ISO 27001 और ISMS। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिगार्डिंग एक पूरा कंप्लायंस होता है। ठीक है, जो कि मैं सर्टिफाइड लीड ऑडिटर हूँ। इसमें आपके 11 क्लॉजेज होते हैं एंड 114 कंट्रोल्स होते हैं जो आपको एक कंपनी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो अगर आप टेक्निकल डोमेन में नहीं जाना चाहते, मैनेजमेंट में आना चाहते हो, तो आप ISO सर्टिफाइड कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर लो आप। उसके बाद है HIPAA, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। तो ऐसे लोग तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम हेल्थ डोमेन के अंदर, वो चीज़ है बस। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप सर्च करोगे तो आपको उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वरना मेरी बुक में तो है ही यार। मेरी बुक में है, सब देख लेना बाद में। आई डोंट नो कि इस साल तक होगी या नहीं होगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड इसी के साथ हमारी वीडियो की ख़त्म। अब उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई डाउट्स, कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी है, वहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। चैनल को करना है सब्सक्राइब। भाई हमारे सब्सक्राइबर्स वीडियोस के हिसाब से तो ठीक है, बट स्टिल हमें बढ़ाने हैं इस साल। एनी हाउ हमें अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो इस पे वर्क करेंगे मिलके। एंड थैंक यू।